मित्रों, स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के इस ऑनलाइन कोर्स में। तो हमने कल मौर्योत्तर काल को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और इसी क्रम में हमने कल शुंग वंश को पढ़ा। शुंग वंश जो कि देशी राज्य था और सबसे पहले हम मौर्योत्तर काल में देशी राज्यों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमने कल शुंग राजवंश को कंप्लीट किया और आज हम देखेंगे कंड वंश, जो कि एक बहुत ही छोटा राजवंश है जिसके संबंध में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। और कंड वंश के पश्चात हम देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश, जो कि सबसे बड़ा राजवंश है और इसी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया मौर्योत्तर काल में, जिसका टाइम पीरियड हमें मालूम होता है कि 75 ईसा पूर्व से करीब 250 ईस्वी तक शासन। यदि हम बात करें कंड वंश के बारे में तो हमने देखा कि अंतिम शुंग शासक हुए हैं देवभूति, और देवभूति की हत्या उसके एक अधिकारी या सैनिक द्वारा कर दी जाएगी। वह सैनिक कौन है? तो देवभूति का एक अधिकारी या सैनिक था जिसने देवभूति की हत्या कर दी और कंड वंश की स्थापना की। हम देखते हैं कि देवभूति के पश्चात भूमिपुत्र के पश्चात नारायण और नारायण के पश्चात अंतिम कंड शासक सुशर्मा ने शासन किया। तो हमें कंड वंश के बारे में जानकारी कम ही प्राप्त होती है और मुख्यतः हम इतनी ही बातें याद रखेंगे कंड वंश के बारे में कि जो शासन काल है इनका 75 ईसा पूर्व से करीब 30 ईसा पूर्व माना गया है। कितना? तो 75 से 30 ईसा पूर्व। हम देखते हैं कि कंड वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया। पहला वसुदेव, जो कि अंतिम शुंग शासक, देवभूति की हत्या कर दी और कंड वंश की स्थापना की। तो वसुदेव संस्थापक हुए कंड वंश के, याद रखेंगे, संस्थापक। और वसुदेव के पश्चात भूमिपुत्र के पश्चात नारायण और अंतिम कंड शासक है सुशर्मा। इसकी भी हत्या कर देगा सिमुक और आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। कौन करेगा? तो सिमुक करेगा। ये सुशर्मा की हत्या कर देगा और आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना करेगा। ये कम महत्वपूर्ण था और इस संबंध में हमें कंडों के संबंध में हमें कम ही जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्यतः इतने फैक्ट याद रखेंगे कि शासनकाल 75 बीसी से लेके हमें 30 बीसी तक देखने को मिलता है और कुल 4 शासकों ने शासन किया। वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या उसके अधिकारी या सैनिक सिमुक के द्वारा कर दी जाएगी और यह सिमुक आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना करेगा। तो आगे हमें देखना है आंध्र सातवाहन राजवंश। हम देखते हैं कि आंध्र जो है इसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। इसको हम आंध्र सातवाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि आंध्र शब्द का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है और जबकि सातवाहन शब्द या सातवाहन नाम अभिलेखों से प्राप्त होता है। किससे? तो अभिलेखों से। और आंध्र सातवाहन वंश के शासक भी शुंग वंश की तरह ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। किससे? तो ब्राह्मण जाति से या ब्राह्मण वर्ण से। हम देखते हैं इस वंश का कुछ हमें शालिवाहन नाम भी प्राप्त होता है, जो कि भगवान कृष्ण का है। तो शालिवाहन नाम और आंध्र नाम हमें पुराणों में और सातवाहन अभिलेखों में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो पुराणों में हमें आंध्र शब्द का उल्लेख मिलता है और सातवाहन अभिलेखों में, जबकि हमें इस वंश के संबंध में एक अन्य नाम का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसको शालिवाहन कहा जाता है। हम बात करते हैं शासनकाल, तो 330 बीसी से या 30 ईसा पूर्व से 275 एडी या ईस्वी माना गया है। यदि हम देखें लगभग, तो इसने 305 वर्षों तक शासन किया। 275 वर्ष इधर और 30 वर्ष वहां पर, तो कितना हो गया? लगभग इसने 305 वर्षों तक शासन किया। तो इस हिसाब से मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश हो जाता है दोस्तों। कौन? तो आंध्र सातवाहन राजवंश। हम देखते हैं कि इनकी प्रारंभिक राजधानी धानकटक थी और जबकि स्थायी राजधानी हुई है इनकी प्रतिष्ठान। क्या दोस्तों? प्रतिष्ठान। आगे देखें साम्राज्य विस्तार, तो आधुनिक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को माना जा सकता है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को। और हम देखते हैं कि सर्वाधिक समय तक शासन किया, लगभग 305 सालों तक। और हमें इस संबंध में, या हम देखें आंध्र सातवाहनों की वंशावली, हमें मत्स्य पुराण से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि सबसे बड़ा और प्रमाणिक पुराण माना जाता है। तो ये मत्स्य पुराण है। और सातवाहनों की भाषा हमें याद रखनी है दोस्तों, क्या थी? तो वो प्राकृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। आगे हम देखें तो इस वंश के संस्थापक हैं सिमुक
हमने अभी देखा कि सिमुक जो कि अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या कर देगा और सातवाहन वंश या आंध सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। तो सिमुक इस वंश की आंध सातवाहन राजवंश का संस्थापक है और इसने करीब 26 वर्षों तक शासन किया और इसने राजधानी अमरावती या धानकटक को न बनाकर इसने अमरावती को राजधानी बनाई और इसने बौद्ध जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया। हमें सिमुक के पश्चात एक नाम मिलता है दोस्तों, कृष्ण या कान्ह, जो कि सिमुक के पश्चात शासक हुए हैं। तो हमें कुछ पुस्तकों में इनका नाम कहीं कहीं पर कान्ह मिलेगा तो कहीं पर कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इनके शासनकाल में माना जाता है कि एक महामात्र थे श्रवण, जो दक्षिण गए और दक्षिण में नासिक में क्या बनवाया दोस्तों, तो गुहा लेख का निर्माण करवाया। ये वही गुहा लेख हैं जो हम पढ़ चुके हैं मौर्य काल में सम्राट अशोक के गुहा लेख, अर्थात गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए लेख। तो कृष्ण या कान्ह के शासनकाल में हमें जानकारी मिलती है कि श्रवण नामक महामात्र ने दक्षिण में नासिक में दक्षिण में गया और नासिक नासिक कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है और वहां पर एक गुहा लेख का निर्माण भी करवाया। तो कृष्ण के संबंध में हम ये जानकारी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं आगे। तो सातकर्णी प्रथम जो कि महत्वपूर्ण शासक हैं इस राजवंश के। तो सातकर्णी प्रथम जो कि महत्वपूर्ण शासक हैं और ये सिमुक के पुत्र हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है, तो सिमुक है और इन्होंने ही स्थायी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। तो सबसे पहले प्रतिष्ठान को राजधानी किस सातवाहन शासक ने बनाया, तो सातकर्णी प्रथम ने। और इसने अपना साम्राज्य विस्तार विदिशा तक भी स्थापित किया। विदिशा मध्य प्रदेश में एक जिला है दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि इसकी एक पत्नी है नागानिका। तो इसका हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, नाना घाट का अभिलेख। तो इसकी पत्नी का नाम है नागानिका और इसके दो पुत्रों का नाम भी प्राप्त होता है, वेदश्री और शक्तिश्री। घाट अभिलेख भी प्राप्त होता है और ये अभिलेख कैसा था, तो भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। कैसा है, तो भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। माना जाता है कि इस अभिलेख में इसने सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी, ब्राह्मणों को भूमि दान की। तो इस हिसाब से भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य हमें सातवाहन राजवंश से प्राप्त होता है। और किस अभिलेख से, तो नागानिका के नानाघाट अभिलेख से। और इसी अभिलेख से हमें अश्वमेध यज्ञ के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ दोस्तों बोल सकते हैं कि कोई राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने या साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से करवाता है। समझेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या है। हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ में तो ये मुख्यतः साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था और इस अश्वमेध यज्ञ से राजा के शक्ति को भी परखा जाता था। तो हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ में क्या है, तो एक राजा है जो कि एक घोड़ा लाएगा। क्या लाएगा, घोड़ा लाएगा और उसको वैदिक कर्मकांडों के अनुसार उसकी पूजा अर्चना की जाएगी और उसको सजाया जाएगा, उसका श्रृंगार किया जाएगा। और इस घोड़े के ऊपर अपने राज्य का क्या लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है इस घोड़े को। और इस फिर घोड़े को राज्य के बाहर छोड़ दिया जाता है और इसी घोड़े के पीछे सेना भी रखी जाती है। क्या रखी जाती है, सेना। अब यदि ये घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा, जिस भी राज्य में जाएगा, तो वह राज्य राजा के अधीन हो जाएगा। यदि इस राज्य में यदि इस राज्य में घोड़े को पकड़ लिया जाता है तो ये माना जाता है कि उसने राजा को युद्ध के लिए चैलेंज किया है, तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता। और यदि ये घोड़ा छोड़ देता है तो ये माना जाता है कि इसने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। तो अश्वमेध यज्ञ मुख्यतः साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता था और ये राजा के शक्ति का प्रदर्शन करता था। और इसमें क्या होता था, तो एक घोड़ा हो रहता था दोस्तों। तो इस घोड़े को वैदिक कर्म कांडों के अनुसार इसकी पूजा अर्चना की जाती थी और इसका श्रृंगार किया जाता था और इसके ऊपर अपने राज्य का छत्र भी लगाया जाता था। और इस घोड़े को छोड़ दिया जाता था राज्य की सीमा से बाहर और इस घोड़े के पीछे एक सेना भी रखी जाती थी और ये सेना भी रखी जाती थी। और ये घोड़ा जिस भी राज्य में जाता वह राज्य राजा के अधीन हो जाता। यदि कोई भी उस राज्य में घोड़े को पकड़ लेता था
तो ये माना जाता था कि इसने राजा को युद्ध के लिए चैलेंज किया है या चुनौती दी है, तो इस हिसाब से उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और यदि ये युद्ध में पराजित हो जाता है तो यह राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा और घोड़ा को छोड़ देगा। आगे हम देखते हैं राजसूय यज्ञ। तो हमें देखना है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या था दोस्तों? तो ये राज्याभिषेक के समय करवाया जाता था। कब? तो राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय करवाया जाता था। तो क्यों करवाया जाता था? तो मान लो कोई राजा है, क्या है, राजा है, अब उसकी उम्र हो चुकी है और वह जो अपनी गद्दी है या राजगद्दी है या शासन है, अपने उत्तराधिकारी को, कोई भी हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भतीजा, कोई भी, तो अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाना चाहता है। किसको? उत्तराधिकारी को। तो उसका बेकायदे राज्याभिषेक किया जाएगा और इसी राज्याभिषेक के दौरान एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसको राजसूय यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजसूय यज्ञ कहा जाता है। तो राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। और जबकि हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ तो राजा की शक्ति का प्रदर्शन करता था या साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्यतः किया जाता था। तो इस अश्वमेध यज्ञ में राजा एक घोड़ा लाता और उस घोड़े को वैदिक कर्म कांडों के अनुसार उसकी पूजा अर्चना की जाती और फिर उस घोड़े को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाता था। और इसी घोड़े के पीछे राजा अपने सैनिकों को भी रखता था और ये घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा या जिस राज्य की सीमा तक पहुंचेगा तो ये माना जाएगा कि वह राज्य इसी राजा के अधीन है। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का घोड़े को पकड़ लेता तो यह माना जाता कि उसने राजा को युद्ध के लिए चैलेंज किया है, तो उस व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ेगा। यदि वह पराजित हो जाता है इस युद्ध में तो राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा और घोड़े को आगे भेज देगा। तो अश्वमेध यज्ञ मुख्यतः साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जबकि राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के दौरान करवाया जाता था। आगे हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात इसकी पत्नी जो है नागानिका, ये अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षक के रूप में भी शासन किया। तो हम बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत में प्रथम भारतीय महिला शासिका तो नागानिका। हालांकि ये तथ्य उतना सत्य नहीं है। क्यों दोस्तों? तो इसने संरक्षक के रूप में शासन किया, ना कि स्वतंत्र शासिका के रूप में शासन किया। तो हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते कि ये प्रथम भारतीय शासिका हैं। प्रथम के पश्चात सातकर्णी द्वितीय शासक हुए। कब महत्वपूर्ण है? लगभग ये 7वें शासक हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 7वें आंध्र सातवाहन शासक हैं और इन्होंने करीब 56 वर्षों तक शासन किया। कितने सालों तक? तो 56 वर्षों तक। कम महत्वपूर्ण है। और आगे हमें सातकर्णी के पश्चात हाल का नाम भी प्राप्त होता है जो कि 17वें आंध्र सातवाहन शासक हैं और माना जाता है कि ये उच्च कोटि के विद्वान थे। तो इनकी रुचि कहाँ पर रही होगी? तो साहित्य में रही होगी, पुस्तकें लिखने में रही होंगी। तो इनको विद्वान माना जाता है, उच्च कोटि का विद्वान, ऐसा वैसा विद्वान नहीं, उच्च कोटि का विद्वान माना जाता है इसको, हाल को। और ये भी कहा जाता है कि इसने एक रचना या कृति भी लिखी जिसका नाम क्या है? गाथा सप्तशती। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, गाथा सप्तशती। तो हाल उच्च कोटि का विद्वान भी था और इसकी रचना हमें गाथा सप्तशती प्राप्त होती है। और इसी के शासन काल में एक आदमी या व्यक्ति है गुणांड, तो इसने बृहत कथा कोश की रचना की इसी के शासन काल में। अब जब राजा विद्वान होगा तो विद्वानों को संरक्षण नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा। तो गुणांड ने बृहत कथा कोश की रचना की। अब बताओ फिर, राजा विद्वान है तो क्या रानी विद्वान नहीं होगी? बिल्कुल होगी, रानी भी विद्वान होगी। तो इसकी रानी है मलयती। इसने अनुरोध किया एक व्यक्ति से, वो कौन है? तो सरवर्मन। तो सरवर्मन है तो इसने संस्कृत भाषा में कातंत्र लिख दी। क्या लिख दी? कातंत्र लिख दी। तो राजा विद्वान है तो फिर प्रजा भी विद्वान होगी, रानी विद्वान है और इसने बहुत सारे विद्वानों को भी संरक्षण दिया। तो हमें मुख्यतः हाल के संबंध में इतनी जानकारी याद रखनी है कि ये 17वें आंध्र सातवाहन शासक हैं और इसने विद्वानों को संरक्षण दिया और ये खुद भी एक उच्च कोटि का विद्वान था जिसने गाथा सप्तशती नामक रचना की और इसकी पत्नी मलयती के कहने पर
सर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी जो कि कातंत्र नाम की पुस्तक है। और इसी के शासनकाल में गुणान ने बृहत कथा कोश नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश के कुछ शासक थे। हमने देखा कि सिमोक, सिमोक के पश्चात सातकर्णी प्रथम, फिर सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातकर्णी द्वितीय, और ये हॉल हॉल जो कि विद्वान थे, याद रखेंगे। तो हमने देखा आज मुख्यतः कंडवंश, कंडवंश जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था और कंडवंश के संबंध में हमें जानकारी भी कम ही प्राप्त होती है। तो कंड वंश के पश्चात आंध्र सातवाहन वंश